खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त रुचिका जी जुड़ चुकी हैं। रुचिका जी, आज का बजट, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी कैसा रहा? बेसिकली अगर मैं देखूं, ओवरऑल बजट को देखूंगी तो ओवरऑल बजट ठीक है। गवर्नमेंट ने इस बार मुझे लगता है पहली बार कोशिश की है कि सारे एरियाज कवर किए। काफी सारे एरियाज थे जो पहले छूट जाते थे हर बार बजट में, बट हाँ, एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन मैन अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर कुछ फ्लॉज है। मेन सबसे अच्छी चीज, अगर मैं अच्छी चीज से शुरू करती हूँ तो अच्छी चीज ये है, गुड न्यूज टुडे पर बैठी तो गुड न्यूज से ही शुरू कर लेते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि सरकार ने एक कैपिंग लगाई है जो लोग कैपिटल ट्रांजैक्शन करते थे, दैट इज शेयर्स के ऊपर। अगर आप देखें अभी तक क्या हो रहा था, लोग बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, एफडीज नहीं बना रहे थे, ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते थे मार्केट में। उसकी वजह से लोग एक तरह से कह सकते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस ज्यादा कर रहे थे। तो उस चीज को शायद एक कैपिंग की है सरकार ने इस बार टैक्स बढ़ाकर। कुछ लोगों के लिए अनडाउटेडली ये थोड़ा सा डिस्करेजेस होगा मार्केट में इन्वेस्ट करना, बट अगर आप इन टोटल इकोनॉमी देखेंगे, ये बड़ा इशू था क्योंकि मार्केट एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से लोगों ने बैंक में पैसा रखना कम कर दिया था। एग्जैक्टली तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे मार्केट की डेवलपमेंट या इकोनॉमी की डेवलपमेंट में देखेंगे तो कम से कम अब लोग बैंक में पैसा रखना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से जो चर्न आउट होता है मार्केट में मनी, वो होना शुरू हो जाएगा। तो एक वो कैपिंग शायद मस्ट भी थी जो सरकार ने इस बार की है। चलिए, ये पहली गुड न्यूज है। इससे अगली गुड न्यूज तो वुमेन्स के लिए है। जो स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने कहा है कि कम करेंगे, बट अभी डिस्क्लोजर नहीं है कितनी कम होगी और कितनी होगी। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। नहीं, उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि वुमेन के लिए अलग से पैकेज की भी बात यहाँ पर कही गई और साथ ही साथ देखिए 3 लाख करोड़ की बात यहाँ कही है और वुमेन स्किल्ड प्रोग्राम भी सरकार ला रही है। बिल्कुल, वुमेन स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अलावा क्रच की फैसिलिटीज, बहुत अच्छी फैसिलिटीज जो उन्होंने इस बार डिक्लेयर किया। तो अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं उन्होंने हर एरिया को कवर करने की कोशिश की है। अगर ये बजट शुरू से ही हमें पता था कि ये बजट जो है मोर इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स यूथ। तो जब मैं यूथ की बात करती हूँ तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात की है। अगर आप देखेंगे उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस की बात की है। और अच्छी बात इसके अंदर अगेन ये है कि CSR के अंदर से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो एक नई जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा, एक उनके लिए इंसेंटिवाइज्ड है। नहीं, इसीलिए तो बार बार सरकार कह ही रही थी कि ये इसको आप आने वाले 5 साल के लिए फोकस रखिए। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो उसके रोड मैप के तौर पर भी हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, आप इनिशियल लेवल पे जैसे कुछ चीज़ों में अगर मैं देखूं जो एक्सपेक्टेड था एक कॉमन लेमैन इंसान के लिए कि शायद इसके अंदर स्लैब रेट्स जो है उसमें काफ़ी अच्छा चेंज आएगा, बट अगर देखें बहुत अच्छा चेंज तो नहीं है। सिर्फ 3 लाख तक तो अगेन एग्जेम्प्ट है। 3 से 7 था, उसको पहले 3 से 6 था, उसको 3 से 7 कर दिया, जो लिमिट कर दिया। तो उसके अंदर एक छोटा सा चेंज है, बट हाँ एक ये कह सकते हैं एक शुरुआत हुई है। सचिन जी, उसी एक जो पहली गुड न्यूज जो रुचिका जी ने दी है उस पर शायद हमारी बातचीत रह गई थी। आपका एक रिएक्शन कि बैंकों में अब कम से कम लोग पैसा रखेंगे, जो कि मार्केट एक्सपोजर की वजह से मार्केट में ज्यादा आ रहा था और बैंक में कम आ रहा था। जी, मैं रुचिका मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी लेआउट प्रेजेंट किया, अभी प्रपोजल प्रेजेंट किया है, इसमें लोगों के पास बहुत सारे स्कोप हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके और अपना ऑफ कोर्स फंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बैंकिंग में लोगों का थोड़ा रुझान कम हुआ था पहले और वो मार्केट की तरफ आ रहे थे। सो आई कैन से कि हाँ, थोड़ा वो इस बजट के बाद उनका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर होगा और वो थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा। बिल्कुल। अब इसके बाद अलग अलग आपने पहली तो ये बात कही, लेकिन वही कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मिडिल क्लास और सैलरी पेशा को क्या मिला। अगर मैं आपसे सरल भाषा समझना चाहूँ, क्या मिला उनको? सैलरी क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने ये एक स्लैब रेट का डिस्कस किया, स्लैब रेट की लिमिट एक्सीड की है। सबसे पहली चीज गुड न्यूज ये थी। सेकंड गुड न्यूज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, नहीं ये भी उनके लिए है जिनकी कम सैलरी है। हाँ बिल्कुल। फिर उस अगर हम 15 से ज्यादा वाले की बात करें उसमें कोई चेंज नहीं आ गया, कोई चेंज नहीं है उसमें, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। बट हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000 रुपए की हो गई है। अगेन इसको कह सकते हैं एक गुड न्यूज है। और नेक्स्ट जो है, आप अभी इसके ऊपर बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट अगर आप बच्चों के लिए भी NPS का कंट्रीब्यूशन जो सरकार ने शुरू किया,
अभी इस पे क्लैरिफिकेशन आएगी तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कितना और कैसे है, कितना और कैसे। बट एक जो लिमिट थी 10% वाली उसको 14% बढ़ा दिया सरकार ने एनपीएस की कंट्रीब्यूशन के लिए। अगेन बेसिकली ये एक आम आदमी के अगर नजरिए से देखें तो यही बेनिफिट मिला आप आम आदमी के कह सकते हैं, स्पेशली जो टैक्स पेयर्स हैं, स्पेशली जो टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा लोग, उनके लिए सिर्फ यही है। बिल्कुल। इसके अलावा एमएसएमई पैकेज की भी बात की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, 100 शहरों को एक इंडस्ट्रियल पार्क की तरह विकसित किया जाएगा। ये एक हम कह सकते हैं कि वही आने वाले 5 साल के लिए जो योजना बनाई गई है। रुचिका जी। बिल्कुल, देखिए अगर मैं देखूं, जब मैं बैलेंस बजट की बात करती हूँ तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम एमएसएमई से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एमएसएमई को एडवांटेज आप क्या दे रहे हैं? अगर आप देखें तो एज सच कुछ अलग से एडवांटेज नहीं है, बट उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पैकेज दे दिया आपको कि 5 साल तक अगर जिस तरह से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या उन्होंने एसईजी या इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क जो बनाएंगे उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे या उसके अंदर आप अपना काम करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, जिस पे क्लैरिफिकेशन अभी आ गई। तो ये एक बड़ा अच्छा कम से कम एक स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और एमएसएमईज के लिए। यूथ की बात करें सचिन जी, क्योंकि देखिए गुड न्यूज़, और हम पहले भी यही कह रहे थे कि यूथ को फोकस करके 65% ऑफ युवा है देश में जिनको पूरी तरह से फोकस करके इस बजट में काफी कुछ उनके लिए भी लाया गया है। जी, इसके पहले मैं एक पॉइंट और रुचिका जी के पॉइंट में ऐड करता हूँ कि जो एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट वो क्रेडिट गारंटी स्कीम विदाउट कोलेटरल, विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जो न्यू बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको कोई लोन नहीं देना चाहता है, तो उनके पास ये बहुत चैलेंज होता है कि मैं फंड कहाँ से लाऊं, मुझे कोई लोन नहीं देगा और कोलेटरल होना है नहीं उनके पास, कोई विंटेज नहीं होता। तो ये सब चीज को कवर करते हुए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप है। मुद्रा लोन में भी इन्होंने इंक्रीमेंट किया है, सिडबी को भी के लिए भी इन्होंने बोला कि आप एमएसएमई ब्रांचेस 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया मुद्रा लोन वाली बात की जाए तो। यस यस यस। सो सिडबी को भी है कि आप आगे ब्रांचेस न्यू ब्रांचेस ओपन कीजिए जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लोन दिए जा सके। सो मुझे लगता है कि ई कॉमर्स के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का, और ये सीधा ये शो करता है कि गवर्नमेंट का जो मंशा है वो बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ये उस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। उसी से तो ज्यादा फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि बात यही आ रही थी कि अगर आप 7% की जीडीपी तक पहुंचना चाह रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं 1 साल में 80 लाख रोजगार पैदा करने होंगे, और अगर इतने रोजगार चाहिए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है जहां से रोजगार आएंगे। रुचिका जी। एग्जैक्टली, अगर आप देखें तो एक ये साइकिल का टायर की तरह है ना जो घूमता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अब उनको उनका कैश इन हैंड उनके हाथ में ज्यादा देते हैं तो वो मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो करता है। अगेन अगर मार्केट में पैसा फ्लो कर रहा है तो इंडस्ट्री के पास पैसा जा रहा है, तो ये पूरा एक राउंड सर्कल है जिसको गवर्नमेंट ने इस बार कवर करने की कोशिश की है। एक चीज और थी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रुचिका जी आपको याद हो तो कल भी हम इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या कुछ झलक आपको नजर आई है? सरकार की मंशा सही है, कह रही है कि 3 साल तक नए नए इंडस्ट्रियल हब आगे बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नई ब्रांचेस खोली जाएंगी, 24 नई ब्रांच इसी साल खुलेंगी सिडबी की अगर मैं बात करूं, और इसके अलावा 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट का सेटअप लगाने में भी सरकार मदद करेगी। बात कही जा रही है नए इंडस्ट्रियल हब और इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात हो रही है, लेकिन जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तब उसमें क्या कुछ आपको आज वाले बजट में नजर आया है? रुचिका जी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने सबसे पहली जो एक चीज बताई वो बताई एफडीआई और ओडीआई में अभी तक रिस्ट्रिक्शन थी, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो हमेशा फॉरेन करेंसी में होती है। इस बारी गवर्नमेंट ने पहली बार बोला है कि अब आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आईएनआर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी ईज ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि जब भी हम कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर जाते हैं हम हमेशा लॉस पे रहते हैं, तो शायद इस चीज को ध्यान में रख के जो कन्वर्टेबल करेंसी एक्सचेंज का बेनिफिट है जो इंडियंस को नहीं मिल रहा था वो अब मिल पाएगा। बिल्कुल। एक रिएक्शन सचिन जी आपसे भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब बात होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक लोगों का थ्रेट है कि अगर इंडिया में कुछ करते हैं तो टैक्सेशन का बहुत इंप्लीकेशन आता है। सो जो टैक्स रेट को अगर मैं छोड़ूं तो जो कंप्लायंस की पार्ट है तो उनमें भी इन्होंने इस बार रिलैक्सेशन करने की कोशिश की है, जैसे कि सेक्शन 148 में जो पहले प्रावधान था कि 3 साल के ऊपर 50 लाख के जो केसेस होंगे वो जाएंगे, तो उन्होंने भी उसको लिमिट कर दिया कि वो 10 साल का जो टेन्योर था उसको घटा के 5 साल कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे बहुत सारे लिटिगेशन कम हो जाएंगे।
सर्च के केसेस में 10 इयर्स का घटा के इन्होंने 6 साल किया है। ये भी, इससे भी बहुत सारे लिटिगेशन कम होंगे। उसके बाद इन्होंने जो विवाद से विश्वास स्कीम एक लेकर आने की बात करें 2024, ये भी एक देखना है कि इसमें क्या ये लेकर आना चाहते हैं। इसके अलावा जो मैटर जैसे डिपार्टमेंट कोर्ट में जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या ITAT हो, उसका भी थ्रेशोल्ड इन्होंने बढ़ा दिया है। और अगर आप वो डिपार्टमेंट जाना चाहता है तो ये ITAT में जाने के लिए 60 लाख का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट में जाने के लिए 2 करोड़ का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 5 करोड़ का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए। इससे बहुत सारे लिटिगेशन कम हो जाएंगे, और जब लिटिगेशन कम होगा तो लोगों को अपने आप ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फ्लेवर दिखेगा। अब बात अगला जो पॉइंटर है वो टूरिज्म को लेकर है, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं। वित्त मंत्री ने आज उसका जिक्र भी किया कि देश में संभावनाएं बहुत हैं और अलग अलग टूरिस्ट हब बनाने की भी बात कही गई है। रुचिका जी, अगर आप देखें तो उन्होंने स्पेसिफाई भी किया कि काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे राजगीर, बोध गया, ओडिशा का जिक्र भी उन्होंने किया है। बिल्कुल, तो काफी सारी ऐसी जगह है इंडिया में शायद जो हिडन प्लेसेस हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। और अगर आप देखें कोरोना के दौरान तो बिल्कुल टूरिज्म बिल्कुल ही बैकलैश पे था। अब अगर देखें तो टूरिज्म को डेवलप करने का शायद सही समय है, और इसी चीज को ध्यान रखते हुए सरकार ने टूरिज्म के ऊपर बेनिफिट्स दिए हैं। इसको भी एक अच्छी खबर के तौर पर हम देख सकते हैं। 1 करोड़ युवाओं के लिए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो क्या है? CSR के अंदर हर कंपनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो सरकार ने इस बार उसके अंदर एक एडिशन की है कि अगर आप इंटर्न्स रखते हैं और इंटर्न्स को 5,000 तक की सैलरी देते हैं और शायद 1 टाइम 6,000 रुपीज़ का इनिशियल पेमेंट है, वो अगर आप करते हैं तो ये सारा खर्चा कंपनीज का CSR एक्टिविटीज़ के अंदर कवर होगा। माने कंपनीज जो CSR के लिए बाहर जाती थी और बाहर किसी और को पैसा देती थी एक्टिविटी करने के लिए, अब वो कंपनीज खुद कर सकती हैं इंटर्न्स रख के। इससे 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। एक, CSR की यूटिलाइजेशन, जो कंपनी सोचती थी कि कहाँ करें, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इन हाउस ही कर सकते हैं। दूसरा, जो यूथ है, जो सरकार ने इस बार प्रॉमिस किया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, यूथ के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम जिसका जिक्र करते हैं कि यूथ के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे स्किल हब्स बनाने की भी ज़रूरत है, ताकि एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाए। उस और कहीं ना कहीं है कुछ इस बजट में क्या? बिल्कुल, इस बार सरकार ने इसमें 3 स्कीम्स निकाली हैं। एक, अगर आप देखेंगे, फार्मर सेक्टर के अंदर निकाली है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम अगर आप एम्प्लॉय रखते हैं तो 15,000 तक का बेनिफिट है। सिमिलरली सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इस बार ही अगेन आप फर्स्ट टाइम अगर एम्प्लॉय रखते हैं तो उसके अंदर बेनिफिट है EPF बेस्ड, EPF कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड, आपके 4 सालों का, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉय सपोर्ट स्कीम निकाली है जो सब सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आप सैलरी अगर 1 लाख रुपए तक की देते हैं तो सरकार आपको रीइंबर्समेंट देगी 3,000 रुपए की। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं सरकार ने इस बार निकाली हैं, और अच्छी बात ये है कि सारी स्कीम्स जो हैं EPF बेस्ड है, तो इसका मतलब आपको EPF भी मेंटेन करना है अपने एम्प्लॉयज का। और जब हम सस्ते महंगे की बात करते हैं, इसी पर पहले एक बार सचिन जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। जी सचिन जी। जैसा अभी रुचिका मैम ने भी बताया कि जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है, अगर हमें इसको देखा जाए तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या स्किल डेवलपमेंट लाने के लिए दे आर ऑल वेलकम स्टेप, और इसके लिए एंटिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऑफर दिया जा रहा है, अगर आप ये कंप्लायंस करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और जैसे अभी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को ही प्रमोट नहीं करते, एक्सपीरियंस पर्सन को प्रमोट करते हैं। सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बैक स्टेज पे चला जाता है, और जब तक वो आगे नहीं आएगा तब तक उसको सेकंड स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए ये वेलकम स्टेप है कि आप इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट टाइमर्स को अपॉर्चुनिटी दीजिए। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी कर रही है, और EPFO लिंक्ड होने से ऑफ कोर्स ये EPF का भी कंप्लायंस प्रॉपर होना स्टार्ट होगा, जो ऑलरेडी है, लेकिन अगर इसमें कहीं गैप्स हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे। 5 ईयर प्लानिंग को और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बजट आया है, तो कुल मिला के रुचिका जी किस तरीके से आप इस बजट को देखती हैं? क्या हम कहें कि आज अगर हमें राहत नहीं मिल रही तो 5 साल बाद के लिए ये बजट है, ये रिजल्ट हमें वहां पर दिखेगा, और क्योंकि तब हम विकसित भारत की भी बात करेंगे वहां। देखिए, एक छोटी सी चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप जब बजट निकालते हैं तो 140 करोड़ जनता है हमारी, हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबसे बड़ी चीज। तो हमारे को एक लक्ष्य अपने सामने रखना पड़ेगा, हमने बजट क्यों निकाला। तो शायद बेस्ट बोले या बैलेंस्ड बोले?
बैलेंस्ड बोल सकते हैं, हाँ। बेस्ट नहीं बोल सकते, बैलेंस्ड बोल सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो इकोनॉमी डेवलपमेंट का है, फिजिकल डिफिसिट रिड्यूस करने का है। तो अगर उस लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो ये 5 साल मेरे ख्याल से इस बजट को शायद पूरा करेंगे और बैलेंस करेंगे। बैलेंस होगा। सचिन जी, बेस्ट है या बैलेंस्ड है बजट? सो आई कैन से बैलेंस्ड। बैलेंस। सभी वर्ग को ध्यान में रखा गया है। सभी वर्ग को जो इंटरिम बजट में इन्होंने बोला था कि हम अगर नेक्स्ट में, हालांकि उस समय भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जब नेक्स्ट बजट लाएंगे तो हम उसमें इसको कवर करेंगे, चाहे वो गरीब हो या महिला हो, युवा हो या अन्नदाता हो, उन सबको कवर किया गया। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत It's शुक्रिया आप balanced. दोनों का साथ आने के लिए और बजट की बारीकियों को समझाने के लिए।